यह कहानी है एक छोटे से जंगल में रहने वाले भैरव कोबा की। भैरव कोबा बहुत मेहनती और साफ दिल का पंछी था। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बहन और अपनी माँ कौवी का ध्यान रखता था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर बातें कर रहा था। माँ कवि, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों में ठुमरी कवि की शादी हो जाएगी। वो अपने घर चली जाएगी और अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताएगी। हाँ बेटा, जब से ठुमरी कौवी का रिश्ता तय हुआ है, वह तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है। भगवान ने हम गरीब के घर में खुशियाँ दी हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। दोनों बातें कर रहे थे, तभी जंगल का सबसे लालची व्यक्ति जाली कोवा वहाँ आता है। भैरव कोबा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अरे जाली कोवा जी, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ। भैरव कोबा, तुझे तो पता है कुछ दिनों में मेरे बेटे और तेरी बहन की शादी होने वाली है। बस उसी के सिलसिले में मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। कहिए समधी जी, हिचकिचाइए मत। मुझे भैरव कोबा से अकेले में कुछ बातें करनी है। इसके बाद भैरव कोबा जाली कोवा के साथ अपने घर के बाहर निकल जाता है। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। हमारी हैसियत तुमसे कई ज्यादा है, फिर भी मैं तरस खाकर तुम्हारे इस गरीब घर में अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ। पर मुझे दहेज भर भर कर चाहिए। हमारी दहेज की मांग पूरी करोगे तभी इस घर से डोली उठेगी। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं दहेज के इंतजाम में ही लगा हूँ। जाली कोवा भैरव कोबा की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। वो जानता था कि भैरव कोबा अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने ज्यादा दहेज की मांग कर डाली। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी ठुमरी कौवी गुस्से में बाहर आती है। नहीं भैया, आप इनकी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। ठुमरी कवि, तू बीच में मत बोल, ये हम बड़ों की बातें हैं। भैया, मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जिसकी कीमत आपके आंसू हो। जुबान तो देखो कितनी तेज है। सुन, तेरे ये तेवर तुझे ले डूबेंगे। गरीबी में इतने तेवर दिखाना सही नहीं है। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, आप अब जा सकते हैं। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। ठुमरी कौवी जाली कोवा को मुंह तोड़ जवाब देती है। जाली कोवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में रात होती है और भैरव कोबा उदास होकर अपने आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भैया, क्यों उदास क्यों बैठे हैं? चलिए खाना खा लीजिए। तू बात मत कर मुझसे। भैया, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की? इतनी मुश्किलों से तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, तूने अपनी जिद से उन्हें भी भगा दिया। वो रिश्ता करने नहीं, लालच के भाव से आए थे। आपको दिखा नहीं, उन्हें बहू नहीं दहेज चाहिए था। तो इसमें गलत ही क्या है? ये तो समाज का रीति रिवाज है। लड़की वाले को दहेज देना ही पड़ता है। बिना दहेज के कोई शादी नहीं होती। यही रिवाज तो गलत है समाज के। समाज के कुछ लालची लोग हैं जो अब भी दहेज जैसी कुप्रथा को चला रहे हैं। दहेज के कारण ना जाने कितनी महिलाएं अपने ससुराल में मारी जाती है। आज आप उनकी दहेज की मांग पूरी कर देते को वो और ज्यादा मांग करते। यह ऐसा लालच है जो पंछी को अंदर से खोखला कर देता है। मैं समझता हूँ ठुमरी कवि, पर हम गरीब हैं। हमारे यहाँ लोग रिश्ता तभी जोड़ेंगे जब हम उनकी मनचाही इच्छा पूरी करेंगे। तू ही बता, बिना दहेज के तुझसे कौन शादी करेगा? भैया, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर उसने मेरी किस्मत में आजीवन कुंवारी रहना लिखा है तो मुझे यह मंजूर है, पर मैं किसी भी को प्रथा को बढ़ावा नहीं दूंगी और न ही आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। देखते ही देखते तू कितनी समझदार हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू वही ठुमरी केवी है जो बचपन में अपनी मनचाही चीज के लिए पूरा घर सर पर उठा लेती थी। भैया, अब यह सारी बातें छोड़ो और घर के भीतर चलो। बहुत भूख लगी है। आपके वजह से मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। ठुमरी कौवी की बातों से भैरव कोबा की हिम्मत फिर से जुटती है। उसके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई उमंग का आगमन होता है। वे दोनों भाई बहन घर के भीतर चले जाते हैं और सब लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही भैरव कोबा जंगल के धनी मुखिया चील के ठेके पर मजदूरी के लिए जाता है। आ गया। सुन, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। इसीलिए काम में कोई काम चोरी मत करना। आज ही सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। जी मालिक, आज सारा काम खत्म कर दूंगा। आज मुझे मजदूरी भी चाहिए, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, कोई काम चोरी नहीं होगी। पहले काम तो कर, फिर मजदूरी की बात करना। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रहा हूँ। इतना बोलकर मुखिया चील वहाँ से भैरव कोबा ने पूरे महीने की मजदूरी उसके पास जमा रखी थी ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे काम आ सके। मजदूरी मिलने की उम्मीद में
भैरव कोबा पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगता है। शाम होती है, वो कुछ मजदूरों के साथ मुखिया चील के घर पैसे लेने जाता है। मालिक, हमने आज का सारा काम खत्म कर दिया। हम सब यहाँ अपनी मजदूरी लेने आए हैं। कौन सी मजदूरी? कैसी मजदूरी? तुम गरीबों की यही बुरी आदत है, थोड़ा सा काम करते नहीं कि आ जाते हो मजदूरी का दावा करने। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब पूरे महीने की मजदूरी आपके पास जमा कर रहे थे। हमने अपना खून पसीना बहाकर एक एक पैसा जुटाया है। हमारे साथ ये अन्याय मत कीजिए। त्योहार आने वाले हैं, बिना पैसों के हम त्योहार कैसे मनाएंगे? अभी मेरे हाथ तंग है, मैं मजदूरी नहीं दे सकता। दिवाली आ रही है, मेरे भी काफी खर्चे हैं। दिवाली के बाद आना मजदूरी लेने। अगर त्योहार के बाद ही पैसे मिलेंगे तो क्या फायदा होगा हमारे पैसे जमा करने का? अच्छा, तो अब गरीबों के मुंह में भी जुबान आ गई। तू ही इन सबको भड़का कर यहाँ लाया है ना। सुन ले भैरव कोबा, मेरे से उलझा तो अच्छा नहीं होगा। पर मालिक, आप गलत कर रहे हैं। ऐसे गरीबों का हक मारकर आपका कभी फायदा नहीं होगा। तू कौन होता है मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने वाला? मेरे सामने खड़े होने की तेरी हैसियत नहीं है। चुपचाप सबको लेकर यहाँ से चला जा। नहीं, हम सब अपना हक लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। भैरव कोबा अपने मजदूर पंक्षी भाइयों के हक के लिए मुखिया चील के सामने डट खड़ा हुआ। मुखिया चील के पास पैसों की जरा भी कमी न थी, फिर भी ज्यादा पाने की लालच ने उसे पंक्षी से हैवान बना दिया। वो गरीबों से मजदूरी करा लेता था पर उन्हें पैसे नहीं देता था। उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी, पर भैरव कोबा को अपने सामने आवाज उठाता देख वो घबरा गया। तभी उसकी बेटी झिंगरी चील कमरे से बाहर आई। पिताजी, आप इन मजदूरों के आगे बिल्कुल भी मत झुकना। यह होते ही लालची है, जरा से पैसों में अपना रंग दिखाने लगते हैं। अब तो इन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा और ना ही किसी को काम मिलेगा। मैं भी देखती हूँ यह हमसे पैसे कैसे निकलवाते हैं। मालिक की बेटी तो उनसे भी ज्यादा क्रूर और निर्दय है। मजदूर पंक्षी मित्र, यह तो कुछ भी नहीं। मैंने सुना है मालिक का एक बेटा भी है जो विलायत में पढ़ता है। वह तो इन दोनों से भी ज्यादा गुस्सैल और बेरहम है। खबरदार, किसी ने मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम सब अपने गरीब कदम लेकर हमारे घर से बाहर निकलो। तुम्हारे यह गरीब पाव मेरे इस आलीशान घर को गंदा कर रही है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है मेम साहब। हम सब पंक्षी हैं, बस किस्मत की मार सबको अमीर गरीब बनाती है। हमें किसी भी हाल में अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। अब तुम लोग बदकिस्मत हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे तो तुम गरीबों से घिनाती है। इसके बाद भैरव कोबा और बाकी मजदूर पंक्षी मुंह लटकाए वहाँ से निकल जाते हैं। झिंगरी चील बिल्कुल अपने पिता के जैसी थी। उसके अंदर अमीरी का घमंड भरा हुआ था। उसने सभी मजदूर पंक्षी की बहुत बेइज्जती की और उन्हें खाली हाथ ही घर भेज दिया। भैरव कोबा घर आकर अपनी माँ कौवी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। माँ कवि, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहा है? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? माँ कवि, मैंने उस मुखिया चील के पास पैसे जमा किए थे। सोचा था दिवाली आने पर उसे अपने पूरे महीने की मजदूरी ले लूंगा। तुम्हें और ठुमरी कवि को नए कपड़े दिलाऊंगा, पर उस दुष्ट ने धोखे से सारे पैसे अपने पास ही रख लिए। बेटा रो मत, यह अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है वह उतना ही लालच करते हैं। माँ कवि, उस मुखिया चील की बेटी तो उससे भी ज्यादा घमंडी है। उसने हम सब मजदूरों को काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा? हम कैसे त्योहार मनाएंगे? तू फिक्र मत कर बेटा, हिम्मत रख, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और रही बात नए कपड़ों की, तो अभी हमें नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं। मैं जानता हूँ तू ये सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है। पिछली बार भी तंगी के कारण मैंने तुम दोनों को नए कपड़े नहीं दिलाए थे। इस बार भी भगवान हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। अब निराश होना बंद कर। उदास होने से समस्या हल नहीं होती। शांत हो जा और कोई दूसरा काम ढूंढ। कोई ना कोई नया काम जरूर मिलेगा। हम कवि, तू ठीक बोल रही है। ये वक्त हार मानने का नहीं है। मैं कल से ही दूसरा काम ढूंढने में लग जाऊंगा। भैरव कोबा ने हार मान ही ली थी, पर उसकी माँ कौवी ने उसे संभल लिया। सच कहते हैं लोग, एक माँ कौवी ही होती है जो अपने बच्चे को वापस उठना सिखाती है। भैरव कोबा ने रोना बंद किया और अगले ही दिन से उसने काम ढूंढना शुरू किया। वो जंगल हर व्यापारी के पास मजदूरी का काम मांगने जाने लगा, पर उसे मिली तो बस नाकामी ही।
ऐसे ही दिन बीतते चले गए। उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन वह निराश होकर जंगल में टहलने निकल गया। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई खतरे में है। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। भैरव कौवा आवाज का पीछा करते करते नदी के पास पहुंचता है और वह जाकर देखता है कि एक जंगली जानवर झिंगरी चील को काटने की कोशिश कर रहा था और झिंगरी चील उस जानवर से काफी डर गई थी। तभी भैरव कौवा वहां आता है और उस जानवर को वहां से डरा कर भगा देता है। डर के कारण झिंगरी चील भैरव कौवा को पीछे से कसकर पकड़ लेती है। तुम यहाँ अकेली करने क्या आई थी? मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी। फूल तोड़ते मेरा पैर उस जानवर की पूंछ पर पड़ गया और वो मुझ पर भौंकने लगा, जिस वजह से मैं बहुत डर गई थी। आज तुम ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचती। तुम्हारी जगह यहाँ कोई भी होता तो मैं इंसानियत के नाते उसे जरूर बचाता। जाओ अब तुम घर जाकर आराम करो। भैरव कौवा झिंगरी चील की जान बचाकर भी उसके ऊपर एहसान नहीं जताता है। भैरव कौवा की इसी अच्छाई ने झिंगरी चील का दिल जीत लिया था। भैरव कौवा, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा है, ये अच्छी बात है। मेरी एक विनती है तुमसे, मेरे सारे मजदूर पंक्षी भाइयों को वापस से काम में रख लो। जंगल में काम जल्दी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी लाचार हो चुके हैं। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी और साथ ही अपने प्रेम का इजहार भी करूंगी। हाँ भैरव कौवा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम्हारी अच्छाई और नेक दिली ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे आगे मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये मजाक कर रही हो तो अभी ही इस मजाक को बंद कर दो। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। यह कोई मजाक नहीं, हकीकत है। आज तुमने मेरे अंदर के सारे घमंड को तोड़े डांच दिया है। तुम्हारे वजह से मैं सही मायनों में आज पंक्षी बनी हूँ। या तो मैं तुमसे शादी करूंगी या आजीवन कंवारी रहूंगी। नहीं, मैं ये प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। झिंगरी चील ने अपने प्रेम का इजहार किया, जिससे भैरव कौवा के मन में बेचैनी सी हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अब क्या करें। उसके और झिंगरी चील के बीच जमीन आसमान जितनी दूरी थी, उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसलिए भैरव कौवा उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है। खो झिंगरी चील, ये सब बस सुनने में अच्छा लगता है। असल में ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब तुम इसे मेरा जुनून समझे या पागलपन, पर मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम मेरे प्यार को समझ नहीं जाते हो। इतना बोलकर झिंगरी चील वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बीते झिंगरी चील फिक्र के मारे खाना भी नहीं खा रही थी, जिस कारण उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी और आखिरकार उसके पिता ने उसे उदासी की वजह पूछ ही डाली। बेटी झिंगरी चील, क्या बात है? आजकल तुम समय पर खाना नहीं खाती हो, उदास अपने कमरे में बैठी रहती हो। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, क्या बात है? पिताजी, असल में मुझे इस जंगल में किसी से प्रेम हो गया है, पर वो मेरे प्रेम को नहीं स्वीकार रहा है। उसे समाज का डर है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को कोई पसंद आ गया। जरा मैं भी तो सुनूं, कौन है वो भाग्यशाली जिसे मेरी बेटी ने चुना है। मैं खुद उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। वो और कोई नहीं बल्कि भैरव कौवा है, वही शिव जो आपके यहाँ मजदूरी किया करता था। पिताजी, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं उससे सच में प्रेम करने लगी हूँ। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र क्यों करती हो बेटी? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। सच पिताजी, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझोगे। मुझे डर था कि आप भैरव कौवा को कभी नहीं स्वीकारेंगे, पर अब यह डर भी दूर हो गया। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। मैंने बचपन से तुम्हें हर वो चीज दी है जो तुम्हें चाहिए थी। इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी प्यारी बेटी, अब चलो खाना खा लो। झिंगरी चील खुश हो गई थी। उसे अपने पिता के असली इरादे का कुछ पता नहीं था। अगली सुबह झिंगरी चील का भाई शैतानी चील घर लौटा। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? बेटा, तेरी बहन किसी गरीब के बहकावे में आ गई है। झिंगरी चील तो नादान है, जरूर उस भैरव कौवा ने ही उसके भोलेपन का फायदा उठाया हो। तेरी बहन उस गरीब भैरव कौवा से शादी करने की जिद कर रही है। पिताजी, आप बस इशारा कीजिए, मैं उस भैरव कौवा को उसकी असली औकात दिखा दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत झोपड़ी में रहकर महल के सपने देख रहा है। हाँ बेटा, तुझे उस भैरव कौवा को सबक सिखाना, उसे मारकर उसका बुरा हाल कर दे ताकि आगे कभी वह किसी से शादी करने के ख्याल से भी डर जाए। जी पिताजी, मैं आज ही अपनी पहचान बदलकर भैरव कौवा के पास जाऊंगा और मौका मिलते ही उसे मार दूंगा।
और ध्यान रहे झिंगरी चील को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। तू तो जनता है, वो कोई जिद पकड़ लेती है तो उसे समझाना नामुमकिन हो जाता है। आप निश्चिंत रहे, बहना को कानों कान खबर नहीं होने दूंगा। शैतानी चील बहुत गुस्से में था। उसके सर पर भैरव कोबा को मारने का खून सवार था। वो उसी दिन जंगल में अपनी पहचान छुपा कर जाता है और भैरव कोबा को देखते ही बेसहारा होने का ढोंग करने लगता है। भाई, यहाँ कहीं हम गरीबों के लिए कोई आश्रम है क्या? तुम कौन हो भाई? जंगल में नए दिख रहे हो। हाँ, मैं आज ही जंगल में आया हूँ। इससे पहले मैं पास के जंगल में रहता था। वहाँ मेरा काम नहीं चला, जिस वजह से मुझे अपना घर बेचना पड़ा। अब मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। नहीं भाई, इस दुनिया में कोई बेसहारा नहीं है। भगवान सबका ध्यान रखना है, वही सबको देने वाला, सबको पालने वाला है। चलो तुम मेरे घर पर रहो, जब तुम्हें किराए पर कोई घर मिल जाए तो चले जाना। तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद भैरव कोबा शैतानी चील को गरीब समझकर अपने घर लेकर चला जाता है। वो आने वाले खतरे से अनजान अपने ही जान के दुश्मन को पनाह दे रहा था। शैतानी चील भैरव कोबा के घर में रहने लगा। वो मौके की तलाश में था कि कब वो भैरव कोबा को मारे, पर उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका। धीरे धीरे जंगल में रहकर उसे जंगल वालों की परेशानियां समझ आई। उसने भैरव कोबा के अंदर के सच्चाई को पहचाना, जिस कारण उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसके अंदर की बुराइयां खत्म हुई और उसने भैरव कोबा को सच बताने का फैसला किया। भैरव कोबा, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, चलो मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। शैतानी चील उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। भाई, ये तो मुखिया चील साहब का घर है। भैरव कोबा, मैं झिंगरी चील का बड़ा भाई हूँ। शैतानी चील ने झिंगरी चील को सच बताया। सारी सच्चाई भैरव कोबा के सामने आई। तभी झिंगरी चील ने भी सारी बातें सुन ली और अपने पिता के ऊपर गुस्सा होने लगी। पिताजी, यह आपने गलत किया। आपने मुझे गुमराह किया, मेरे प्रेम को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी, भैरव कोबा जैसा नेक पंछी उस कलयुग में बहुत कम मिलते हैं। आपने हमें बस गलत राह पर चलना सिखाया, अमीर गरीब में फर्क करना सिखाया, पर भैरव कोबा और जंगल वालों के कारण हम दोनों भाई बहन की आंखें खुल गई। हमारे अंदर की इंसानियत जग गई है। अब मैं भी इस घमंड की ईंटों से बने घर में नहीं रहूँगा। झिंगरी चील और शैतानी चील ने अपने पिता से मुंह मोड़ा। मुखिया चील की आंखें खुली और उसे उसकी गलतियों का पछताया हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। अमीरी ने मुझे अंधा बना दिया था। भैरव कोबा, मैंने तुम्हारे और बाकी मजदूरों के साथ गलत किया एंड आज अपनी सारी गलती सुधार दूंगा। मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उससे शादी कर लो और मैं अपने बेटे शैतानी चील के लिए तुम्हारी बहन ठुमरी कौवी का हाथ कोवीकता हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। ठुमरी कौवी जैसी गुणवान लड़की इस घर में आएगी तो मेरा यह घर चमक उठेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ मुझे दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल गई है। मैं भी झिंगरी चील को बहुत पसंद करता हूँ। झिंगरी चील, मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सब ठीक हुआ। आखिरकार गरीब का भाग्य चमका। झिंगरी चील और भैरव कोबा की शादी हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।